वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग इंडियन पॉलिटी को स्टार्ट किए थे, इंडियन पॉलिटी को स्टार्ट करने से पहले पहला जो लेक्चर मैंने आपको दिया था, इंट्रो क्लास दिया था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है। हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम कल दो पार्टों में बांट के पढ़ने के बारे में प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा था भारत में दो टाइप से शासन किया गया है। पहला था ब्रिटिश कंपनी के अंतर्गत भारत में किस तरह शासन किया गया, किस तरह रूल और रेगुलेशन बना के भारत का शोषण किया गया। दूसरा था ताज का शासन, कैसे ब्रिटिश के शासन को उखाड़ के फेंक के या ब्रिटिश कंपनी के शासन को हटा के वहां का जो ताज का शासन था यानी संसद थी, यानी वहां का जो ब्रिटिश महारानी थी, कैसे उनको हटा के भारत पे वो कंप्लीट रूप से अपना क्षेत्र स्थापित कर लेते हैं और कैसे भारत पे शासन करते हैं। तो हमने बोला था दो टाइप में डिवाइड करके पढ़ेंगे, एक ताज का शासन और पहला वाला था आपका कंपनी का शासन, दूसरा ताज का शासन। कंपनी के शासन में हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट करना है और 1853 का चार्टर अधिनियम तक चलना है और और उसके बाद हम लोग ताज के शासन में 1858 के एक्ट से लेके 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक का अध्ययन करेंगे। आइए इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं, ये अंग्रेज जितने भी थे या ये जो कंपनी थी, कंपनी का एकमात्र उद्देश्य भारत में आके बिजनेस करना, ट्रेड करना और अधिक से अधिक प्रॉफिट को गेन करना, प्राप्त करना। लेकिन इसी क्रम में उनको आभास होने लगा यदि भारत को हमको अधिक से अधिक भारत को यूटिलाइज करना है, इस्तेमाल करना है और अधिक से अधिक हमको ट्रेड में प्रॉफिट चाहिए, तो भारत में हमको कुछ ऐसे कानून बनाने होंगे और भारत को अधिक से अधिक शोषण करने के लिए एक प्लानिंग करके, एक योजना बना के, एक कूटनीतिक तरीके से भारत का अधिक से अधिक हम शोषण कर सकते हैं। उसी क्रम में इन्होंने अच्छे कुछ कानून बनाए, कुछ बुरे कानून बनाए, ताकि उनकी अपनी जो हित हैं, उनकी अपनी जो आकांक्षाएं और उनकी जो आशाएं थी उनको पूर्ति कर सके। ना कि भारत को आज़ादी देना चाहते थे या भारत के लोगों को शिक्षित करना चाहते थे या भारत में मॉडर्निटी लाना चाहते थे। उनका ऐसा कोई मकसद नहीं था। उनका एकमात्र मकसद था भारत में जो भी सुधार करे उसका प्रॉफिट डायरेक्टली उन्हीं को मिले, यानी कंपनी को मिले। तो उसी सीरीज में कंपनी का जो पहला एक्ट आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो प्रीलिम्स में आती हैं, वो चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। उसमें दिया है ब्रिटिश सरकार कंपनी पे अब नियमित और नियंत्रित करना चाहती थी। मतलब जैसे कंपनी आती है, 1757 की प्लासी की लड़ाई, 1764 की बक्सर की युद्ध जीत के भारत में अपने क्षेत्र का एक्सपांशन कर रही थी, भारत में अपना विस्तार कर रही थी, तो वहां के लोगों को और वहां के सरकार को लग रहा था जब कंपनी वहां पे अपने प्रभुत्व को बढ़ा रही है, यदि उसके प्रभुत्व को हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो हो सकता है आने वाले टाइम में कंपनी इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाए जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ब्रिटिश संसद पे अपना पकड़ बना लेगी। यदि ब्रिटिश संसद पे कंपनी का पकड़ हो गया तो कंपनी जैसे चाहे ब्रिटिश के जितने भी ब्रिटिश संसद को जैसे चाहे वैसे वो घुमा सकती है और जैसे चाहे उसका इस्तेमाल कर सकती है। तो इसी डर की वजह से ब्रिटिश सरकार जो थी कंपनी पे रेगुलेट करने के लिए, कंपनी को नियंत्रित करने के लिए पहली बार 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, जिसका एकमात्र उद्देश्य था नियमित और नियंत्रित करना, यानी रेगुलेट करना था कंपनी का काम, ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया। इसमें केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, यानी ये जो 1773 का एक्ट आया था इसमें केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। कहा गया अब केंद्र में एक इंसान रहेगा और जितने भी कंपनी के शासन है, सारे कंपनी के शासन को चलाने का दारोमदार या उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक बंदे के हाथ में होगा। इसलिए वहां पे केंद्रीय शासन की शुरुआत होती है। जो प्रथम यहाँ पे वहां पे जो प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्य थे किसी एक ही आदमी के हाथ में थोप दिया गया है। आज हमारे देश में जो हमारे विधायिका है, हमारी जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, तीनों को काम बटा हुआ है, तीनों का अपना अपना सेपरेट काम है, वो कामें करती हैं। लेकिन जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया उसमें सेंट्रलाइज पावर किया गया था, यानी उसमें एक जो रहेगा, यानी कंपनी के ही हाथ में प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों शक्तियां रहेगी। उसके बाद देखते हैं बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बनता है 1773। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आते हैं क्वेश्चन। वारेन हेस्टिंग्स भारत के मतलब बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। वारेन हेस्टिंग्स एक वो थे और उनकी 4 कार्यकारी परिषद, यानी उनके हेल्प करने के लिए 4 उनके उसमें मंत्रीगण या कह लीजिए उसके जो सदस्य मेंबर थे इनके ही साथ थे। वायसराय के गवर्नर जनरल के साथ ही थे उनके हेल्प करने के लिए। उनका टर्म 5 साल का कार्यकाल हुआ करता था। ठीक है, 1773 अब तक ये हुआ। फिर 1773 के एक में ही कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। एलिजा एम्फे और 3 अन्य न्यायाधीश, एलिजा एम्फे चीफ जस्टिस थे, मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कलकत्ता उच्च न्यायालय के लिए किया गया था। इसका जो उच्च न्यायालय का जो स्थापना किया गया था वो काफी
एक नेग्लेजिबल पैमाने पे, काफी नॉमिनल तुच्छ था, ज्यादा इसको सीरियस नहीं लिया गया, लाइटली लिया गया, ताकि भारत में जितने भी अब जो न्यायिक कार्य हो रहे हैं, अब उसको जो कंपनी थी या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको अब लग रहा था जो भारत में जो न्यायिक सिस्टम है उसको थोड़ा सा जो धार्मिक चीजें पे आधारित है उसको चेंज करके मॉडर्निटी लाया जाए, उसको लेके यहाँ पे हल्का सा बस फोकस किया गया, ना कि सीरियस लिया गया। ठीक है, जिसमें एलिजा यहाँ पे चीफ जस्टिस थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। उसके बाद से ब्रिटिश सरकार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए, मान लीजिए ब्रिटिश सरकार एक तो ब्रिटिश में रहेगी, उनके जितने भी मेंबर होंगे ब्रिटिश में रहेंगे यानी ब्रिटेन में रहेंगे, और कंपनी इंडिया में शासन कर रही है, तो इंडिया के शासन को देखने के लिए प्रॉपरली ब्रिटेन में एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का नियुक्ति होता है। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नामक एक बॉडी संस्था बनाया जाता है जिसमें ब्रिटेन के जितने भी मंत्री रहेंगे यानी ब्रिटेन के जितने भी संसद के जो मेंबर रहेंगे उसमें रहेंगे और ब्रिटेन में बैठे रहेंगे, और उनका एकमात्र कार्य होगा जो कंपनी इंडिया में जो काम कर रही है उसको रेगुलेट करना, उसको नियंत्रित करना। इसलिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में किया गया था। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार, उपहार एवं रिश्वत पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कंपनी के जो भी कर्मचारी होंगे अपना बिजनेस नहीं कर सकते हैं, किसी से उपहार नहीं ले सकते हैं, और ना ही करप्शन में लिप्त हो सकते हैं या रिश्वत उश्वत ले सकते हैं। ये सब चीजें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में लाई गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था। इसमें कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं? कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। अब बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स थे इंग्लैंड में बैठे थे, अब उनको लग रहा था कंपनी यदि पॉलिटिकल और ट्रेड वाला दोनों काम लेके साथ साथ चल रही है तो उस पर ओवरलोड ज्यादा हो जा रहा है, और उसके साथ साथ जो क्लियरिटी है, जो क्लेरिफिकेशन चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसको देखते हुए 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, जिसमें क्या कहा गया, कंपनी का व्यापारिक और जितने भी राजनीतिक काम है दोनों को अलग कर दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है व्यापारिक काम के लिए कोई और संस्था होगी और पॉलिटिकल वर्क के लिए अलग संस्था होगी। तो 6 सदस्यीय एक निकाय बनाया गया जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। 6 मेंबर वाला एक बॉडी बनाया गया था जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और इसका गठन पॉलिटिकल जितने भी इश्यूज होंगे, पॉलिटिकल जितने भी मैटर्स होंगे उनको देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो पहले से ही थे उनका काम क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर उनका जो काम क्या था, व्यापारिक मामले, ट्रेड रिलेटेड जितने भी इशू होंगे उनको देखभाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद कंपनी के अधीन क्षेत्र क्या हो गया, अब जो कंपनी के अधीन जो भी क्षेत्र भारत में है वो ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा जाएगा। यानी कंपनी जो क्षेत्र भारत में विजय के दौरान जीती है वो कंपनी का क्षेत्र नहीं है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्षेत्र है। ठीक है, बॉम्बे और मद्रास को युद्ध, कूटनीतिक एवं राजस्व के मामले में बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। हालांकि यहाँ भी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसके अंतर्गत मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी ऑलरेडी थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, युद्ध एवं कूटनीति एवं राजस्व के मामले में बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंटी के दोनों के मतलब अंडर, किसके, बंगाल के अंडर में होगा। कुछ चीजें छूट दे दी गई, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो वहां पे गवर्नर होगा वो काम कर सकता हो, बाकी युद्ध और कूटनीति और राजस्व के क्षेत्र में बंगाल के गवर्नर जनरल पे ही निर्भर रहेगा। ठीक है, ये थे 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद आता 1813 का चार्टर इंडिया एक्ट, काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी जितनी चीजें बहुत छोटी टॉपिक ये वाला है। 1813 का चार्टर इंडिया एक्ट, इसमें कह रहा है कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। कंपनी का व्यापारिक अधिकार, जो ट्रेड पे जो मोनोपोली थी कंपनी की, यानी कंपनी ही, ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत से व्यापार कर सकती, उसको अब समाप्त कर दिया गया, बशर्ते 2 चीज को छोड़कर, चीन के साथ व्यापार और चाय रिलेटेड जो भी ट्रेड करेगा वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगा। दूसरी कोई ब्रिटेन की कंपनी आके उसका व्यापार चीन और चाय के साथ, चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार दूसरी कोई कंपनी नहीं करेगी, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का यह अधिकार दिया गया। ठीक है, 1 लाख रुपए प्रति वर्ष भारत में साहित्य और शिक्षा पे खर्च करने की बात की, बोला गया अब भारत में हम लोग अब सुधार के काम करेंगे। कंपनी वालों को अब लग रहा था भारत के लोगों को भी हमको बताना चाहिए, भारत के लोगों को हमें बताना है, देखो भारतवासियों तुम्हारे लिए हम अच्छा काम कर रहे हैं, 1 लाख रुपए तुम्हारे हम पर साल, पर ईयर 1 लाख रुपए हम तुम पे खर्च करेंगे तुम्हारे एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए, ऐसा उन लोगों को मानना था, खर्च करते थे। तो 1 लाख रुपए इतना बड़ा देश के लिए क्या मायने। ठीक है, ईसाई मिशनरियों 1813 में इंपॉर्टेंट है, मेंस में क्वेश्चन आता है, ईसाई मिशनरियों का आगमन 1813 का चार्टर अधिनियम हुआ, मतलब ईसाई लोगों को जितने भी फादर्स थे, पादरी वगैरह थे, उनको अब भारत में एंट्री दे दिया गया, भारत में आइए और अपने ईसाईयत धर्म का प्रसार कीजिए और अधिक से अधिक क्या ईसाईकरण कीजिए, यही हुआ। ये थे 1813 के चार्टर अधिनियम से रिलेटेड चीजें।
व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिया गया, जिसमें चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को कंपनी कभी भी मोनोपोली था। 1 लाख रुपए पर ईयर खर्च करेंगे शिक्षा पे। दूसरा, ईसाई मिशनरियों का आगमन 1813 के चार्टर अधिनियम में आ गया था। उसके बाद आता है 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम में क्या इंपॉर्टेंट था, इसमें बंगाल का जो गवर्नर जनरल, जो हम यहाँ पे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़े थे, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स, अब बंगाल का गवर्नर जनरल ना होके अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। ठीक है, और पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन बना था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, लास्ट यही भी थे बंगाल के गवर्नर जनरल। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये थे पहला। दूसरा है, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अब कंप्लीटली समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी का टोटली व्यापार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का अब कंप्लीट खत्म। अब कोई भी ब्रिटेन की, कोई भी यूरोपियन कंपनी आके, कोई भी ब्रिटेन की कंपनी आके भारत में व्यापार कर सकती है। चीन और चाय वाला भी टोटली समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी को क्राउन के न्यासी के रूप में काम करेगा, यानी अब जो कंपनी होगा एक क्राउन का एजेंट, एक क्राउन का एक ट्रस्टी के रूप में भारत में अब काम करेगा। ठीक है, गवर्नर जनरल के काउंसिल में कानूनी विषय पर एडवाइस देने के लिए एक अस्थायी सदस्य लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई। अब उन लोगों को लगा धीरे धीरे, जब भारत में वो लोग अपना क्षेत्र विस्तार कर रहे थे, भारत में अपने व्यापार को बढ़ा रहे थे, तो उनको धीरे धीरे भारत को समझते जा रहे थे। इसी दौरान उनको लगा भारत का जो विधि व्यवस्था है, भारत का जो न्यायिक प्रणाली है, काफी धर्म पे आधारित है, और उसको देखते हुए यहाँ पे क्लेरिफिकेशन, स्पष्टीकरण बहुत ज्यादा नहीं है, कॉम्प्लेक्सन या कह लीजिए कॉम्प्लिकेटेड चीज यहाँ पे काफी ज्यादा है। तो उसको देखते हुए इन्होंने एक अस्थाई टेम्पररी एक मेंबर की उन्होंने नियुक्ति किया, उसका नाम था लॉर्ड मैकाले, जो अंग्रेजों को कानून के विषय में सलाह दे सके। और ये लॉर्ड मैकाले का क्या काम क्या था, भारत में जितने भी धर्म के लोग थे और उनके धर्म से रिलेटेड जितने भी कानून और विधि से रिलेटेड धार्मिक चीजों से रिलेटेड थी, उनका अध्ययन करना, उनका ऑब्जर्व उनको करके अंग्रेजों को उनको बताना, ताकि अंग्रेज उसको जान के भारत के उन चीजों को पकड़ के और अधिक से अधिक इन पे शासन कर सके और अधिक से अधिक इनका शोषण किया जा सके। इसलिए वो गवर्नर जनरल के काउंसिल में एक एडवाइस देने के लिए अस्थायी मेंबर लॉर्ड मैकाले का नियुक्ति किया गया। ठीक है, यह भी प्रावधान किया गया कि भारतीय प्रजा के साथ क्षेत्र, वर्ग, रंग, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो आज हम आर्टिकल 15 में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 15 हम पढ़ते हैं, लिंग, रंग, वंश, जाति, जन्मस्थान के जगह पे किसी के साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं, यानी राइट टू इक्वलिटी, समानता की बात की जा रही है। वो 1833 के चार्टर एक्ट में पहली बार कहा गया था, अंग्रेजों ने कहा गया था भारतीयों को क्षेत्र, वर्ग, रंग और लिंग के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव अब नहीं किया जाएगा। और यही चीजें बाद में हमारे फंडामेंटल राइट के राइट टू इक्वलिटी में आर्टिकल 15 में जुटा है। ठीक है, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आरंभ किया जाए। अब उनका मानना था जो सिविल सेवा का जो एग्जाम हो रहा है, अब इसको ओपन कर दिया जाए। अब इसमें कोई भी एग्जाम दे, कोई भी इसमें नॉमिनेट हो, सेलेक्ट हो और शासन चलाए, लेकिन ये सिर्फ नाम मात्र का था, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी ही थी। प्रयास में सिर्फ प्रयास किया गया था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था, ग्राउंड लेवल पे आ नहीं पाया था। ये था 1833 का चार्टर अधिनियम। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो बंगाल के गवर्नर जनरल था, भारत में तब्दील हो गया। कंपनी के व्यापारिक अधिकार कंप्लीटली समाप्त, क्राउन के एक ट्रस्टी के रूप में काम करेगा। उसके काउंसिल में, गवर्नर जनरल के काउंसिल में कानूनी विषय पर एडवाइस देने के लिए लॉर्ड मैकाले नामक अस्थायी मेंबर की नियुक्ति होती है। क्षेत्र, वर्ग, रंग, लिंग के आधार पर किसी के भारतीय के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। सिविल सेवकों से रिलेटेड बात की गई थी, खुली प्रतियोगिता को, लेकिन सफल नहीं हुआ। अब आते हैं फाइनल 1853 का चार्टर अधिनियम, जो कंपनी के अधीन आया था, फाइनल अधिनियम था, चार्टर अधिनियम था। ठीक है, 1813 1833 1853 और 1893, ये सब चीजें जो हैं ये लास्ट आपके चार्टर अधिनियम, ये चार्टर अधिनियम यही 4 है। ठीक है, तो उसमें जो 1853 का चार्टर अधिनियम है, 93 भी देखेंगे, वो है चार्टर अधिनियम क्या, 1853 का चार्टर अधिनियम क्या, विधि निर्माण को इम्पोर्टेंस अब दिया गया। अब विधि निर्माण की बातें अब यहाँ पे सीरियस ले गई
और 6 अस्थायी विधि सदस्यों की नियुक्ति की गई। कहा गया भाई अब विधि, अब कानून बनाना, उसको लागू करना भारत में कंपलसरी होना चाहिए। और उसको देखते हुए इतने बड़े देश को चलाने के लिए 6 अस्थायी मेंबर जो विधि सदस्य थे उनकी नियुक्ति की गई, ताकि भारत को और अधिक से अधिक भारत को जाना जा सके, भारत को समझा जा सके, उसके बाद कानून बना के भारत पे रूल किया जाए। प्रथम बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की बात की गई। इसके पहले जो गवर्नर जनरल का काउंसिल था या जो केंद्रीय विधान परिषद था उसमें किसी भी भारतीय को स्थान नहीं दिया गया था, या किसी भी स्थानीय लोग का उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जा रहा था। सारे चीजें जितने भी ऑफिशियल काम थे, जितने भी चाहे गवर्नर जनरल का काउंसिल है या आपका केंद्रीय विधान परिषद में, उसमें जितने भी मेंबर होते थे, जितने भी कर्मचारी गण होते थे, सारे ब्रिटेन वाले ही होते थे। उनका मानना था भारतीयों को यदि हम इसमें ला दें तो भारतीय जान जाएंगे, सभ्य हो जाएंगे, पढ़ लिख हो जाएंगे, तो हमारा यहाँ पे दाल गलने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी ये सब चीज देखते हुए 1853 का चार्टर अधिनियम लाया गया, जिसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व की बात की गई। अब उसमें स्थानीय लोगों को उसमें अब स्थान दिया जाने लगा। ठीक है, 1854 में मैकाले की अध्यक्षता में मैकाले समिति की स्थापना की गई। 1854 में मैकाले समिति की स्थापना की गई प्रतियोगिता परीक्षा कराने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराने के लिए मैकाले की अध्यक्षता में मैकाले समिति की स्थापना की गई, जिसका काम क्या था, भर्ती एवं चयन, क्या सिविल सेवा में जितने भी स्टूडेंट एस्पिरेंट आ रहे हैं उनके भर्ती और चयन हेतु खुली प्रतियोगिता कराने से रिलेटेड एक कमेटी बनाई गई, उसका नाम था मैकाले कमेटी। उसके चेयरमैन कौन थे, मैकाले, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, कंपनी का शासन अब संसद की इच्छा पर निर्भर होगा। अब संसद चाह रही थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट चाह रही थी, अब बहुत हो गया। कंपनी भारत में बहुत लंबे समय से ट्रेड कर रही है और भारत में अपना प्रभुत्व काफी ज्यादा बना चुकी है, लेकिन अब समय आ गया है, अब वक्त आ गया है कंपनी के शासन को ब्रिटिश पार्लियामेंट अपने हाथ में ले ले, यानी क्राउन ताज के शासन के अंतर्गत अब पूरे भारतीय क्षेत्र, जितने ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय क्षेत्र का अधिग्रहण अपने में की है, उसको अब ताज के हवाले कर दिया जाए। बस एक मौके की तलाश में थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट एक मौके की तलाश में थी, कब वो मौका मिले और यूं इनसे हम सत्ता अपने हाथ में ले। और वो मौका 1858 के रिवोल्ट में, 1857 की जो क्रांति होती है, बाद में 1858 में जो अधिनियम आएगा पढ़ेंगे, 1857 का रिवोल्ट होता है और उसमें ताज को, क्राउन को पूरा मौका मिल जाता है और कंपनी को उखाड़ फेंकती है, हटा देती है और भारत को कंप्लीटली अपने अंडर में ले लेती है। यानी अब भारत के लोग ब्रिटेन के लोग कहलाएंगे, अब भारत के नागरिक ब्रिटेन के नागरिक कहलाएंगे, अब भारत के लोग को वही अधिकार मिलेगा जो ब्रिटेन के लोग को अधिकार मिलेगा। ये सब चीजें बात की बातें हैं, ऐसा कभी मिला ही नहीं हम लोग को। ठीक है, लेकिन ये जो पार्ट पढ़ेंगे हम 1858 का अधिनियम, चाहे 1861, 1893, फिर 1909, 1919, 1935, ये सब चीजें आएगा ताज के शासन के अंतर्गत, जो हम कल बताए थे आपको, जो हम पढ़ेंगे 1858 से लेके आपका 1947 तक, इसमें हम पढ़ेंगे अगले वाले लेक्चर में। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेरी है, यदि आपको डाउट है या कोई गलती मैं बोल दिया हूं या गलती कुछ पढ़ा दिया हूं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उसको सुधार कर लूंगा। या आप कंटेंट से कोई इशू है तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई होप आप अच्छे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, सेफ रहिए, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहिए। ओके, आई होप गाइज यू आर वेल।